हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फेब्रवरी मंथ के आरपीएफ सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई नो कि ये लेक्चर काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। मेरा एम रहता है कि मंथ के 10 तारीख तक मैं लेक्चर अपलोड कर दूं, लेकिन बहुत बार टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जिसके वजह से मैं नहीं कर पाती हूं। लेकिन देखिए, वैसे लोग जिनका कि एग्ज़ाम्स रहता है तो उनको मैं बता देती हूं कि प्रीवियस मंथ का सर्कुलर्स का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ वो मंथ के बिगनिंग में ही अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ से जा करके कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फेब्रवरी मंथ के अंदर कौन कौन सा आरबीआई सर्कुलर्स है डिस्कशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर्स है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ने से पहले हमने सभी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक कंप्रहेंसिव पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया है। इस पीडीएफ कोर्स के अंदर हम आपको बैंकिंग नॉलेज, आरबीआई सर्कुलर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और गवर्नमेंट स्कीम्स का कंप्रहेंसिव नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर आपको इजी टू डिफिकल्ट लेवल एमसीक्यूज मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पिछले साल हमने 2500 प्लस इजी टू डिफिकल्ट लेवल एमसीक्यूज प्रोवाइड किया था। इस साल हमारा उद्देश्य है अच्छे क्वालिटी का और भी ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का। और देखिए, इस पीडीएफ कोर्स को हम लगातार इसके अंदर कंटेंट ऐड कर रहे हैं, एमसीक्यूज ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको हम अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए इस पीडीएफ कोर्स का जो प्राइस है उसको हमने रिवाइज करके 300 रुपीज़ कर दिया है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस पीडीएफ कोर्स को अवेल कर लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये पीडीएफ कोर्स अवेल कर सकते हैं। और देखिए, इस पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको दिसंबर 2026 तक का कंटेंट मिलेगा। ओके, मतलब मंथली बेसिस पे आपको दिसंबर 2026 तक इस पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है डिस्कशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 3 फरवरी 2026 का है। और ये सर्कुलर किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, जनरली भारत के अंदर जितना भी बैंक्स है वो किसी भी पब्लिक हॉलीडे को क्लोज रहता है, राइट। अब यहाँ पे इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है कि जितना भी एजेंसी बैंक्स है वो 31 मार्च 2026 को ट्यूसडे है और इस दिन एक पब्लिक हॉलीडे है, इस दिन महावीर जयंती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितना भी एजेंसी बैंक्स है वो 31 मार्च 2026 को पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजेंसी बैंक्स होता क्या है, क्या काम ये करता है, इसके द्वारा जो काम किया जाता है इसके लिए इसको किस रेट के हिसाब से एजेंसी कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सबको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए, एजेंसी बैंक कैसा बैंक होता है? तो एजेंसी बैंक ऐसा बैंक होता है जिसको कि ऑथराइज किया जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिहाफ पे, जो नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होता है ना, उसको करने के लिए। तो ऐसे बैंकों को एजेंट बैंक्स भी बोला जाता है। एग्जैक्टली जो एजेंसी बैंक्स होता है वो करता क्या है? तो ये रेवेन्यू पेमेंट्स का काम करता है, रिसीट्स का काम करता है। जैसे सरकार के बिहाफ पे ये पैसा कलेक्ट करने का काम करता है, जो अलग अलग तरह का टैक्सेस होता है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है, फाइन्स हो गया, अलग अलग ड्यूटीज़ हो गया, उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। फिर सरकार के बिहाफ पे ये अलग अलग तरह का पेमेंट करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना हो गया, पेंशन पेमेंट हो गया, जो पेंशनर्स है उनको पेंशन देने का काम ये करता है सरकार के बिहाफ पे। अलग अलग तरह का जो सब्सिडीज़ हो गया, रिफंड हो गया, ये सब काम ये करता है। इसके अलावा जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको करने के लिए बोलता है एजेंसी बैंक्स को, वो सब काम ये करता है। ओके, नाउ देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 के तहत स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को एजेंसी बैंक्स के तौर पे नोटिफाई करता है। तो हमारे देश के अंदर जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितना भी सरकारी बैंक है और जो नोटिफाइड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो रिजर्व बैंक का एजेंट के तौर पे काम करता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे एजेंसी बैंकों के द्वारा जो भी काम किया जाता है सरकार के बिहाफ पे, ये जो भी पैसा कलेक्ट करता है, जो भी अलग अलग तरह का ये पेमेंट करता है, तो उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एजेंसी कमीशन प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो एजेंसी बैंक्स होता है, एजेंसी बैंक्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो उसके लिए
उसको एजेंसी कमीशन मिलता है, तो उस एजेंसी कमीशन के लिए एजेंसी बैंक को क्लेम करना पड़ता है। तो अगर कोई एजेंसी बैंक है जिसने कि गलत क्लेम किया, मान लीजिए कि कोई एजेंसी बैंक है और उसने 1000 पेंशन पेमेंट किया, लेकिन इसने क्लेम मान लीजिए कि 1100 पेंशन पेमेंट के लिए कर दिया, 1200 पेंशन पेमेंट के लिए कर दिया, तो यहाँ पे अगर कोई एजेंसी बैंक है, एजेंट बैंक है जो कि गलत क्लेम करता है, तो फिर इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो एजेंसी बैंक होता है, एजेंसी बैंक को किस रेट के हिसाब से एजेंसी कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। तो एजेंसी बैंक एग्रीमेंट के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एजेंसी बैंक्स होता है उसको एजेंसी कमीशन प्रोवाइड करता है, और किस रेट के हिसाब से प्रोवाइड करता है, तो ये रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। अब कुछ महीने पहले ही इस रेट को रिवाइज किया गया था, ये जो रेट्स होता है उसको रिवाइज किया गया था, और जो रिवाइज्ड रेट्स है वो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि हाल ही में रेट्स को रिवाइज किया गया था, तो चांसेस है कि आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिवाइज्ड रेट्स क्या है, तो अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन के हिसाब से एजेंसी कमीशन पे किया जाता है आरबीआई के द्वारा एजेंसी बैंकों को। तो यहाँ पे सबसे पहला है रिसीट्स इन फिजिकल मोड। तो एजेंसी बैंकों के द्वारा फिजिकल मोड में जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है सरकार के बिहाफ पे, जैसे कि मान लीजिए एजेंसी बैंक ने टैक्स कलेक्ट किया कैश में, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, रिसीट इन फिजिकल मोड कहलाएगा, राइट। तो एजेंसी बैंकों के द्वारा फिजिकल मोड में जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है सरकार के बिहाफ पे, तो उसके लिए पर ट्रांजेक्शन उसको 40 रुपीज़ दिया जाता है एजेंसी कमीशन के तौर पे। इसके बाद रिसीट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एजेंसी बैंकों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली जो भी पैसा रिसीव किया जाता है सरकार के बिहाफ पे, टैक्सेस, ड्यूटीज़, जो भी आपका फाइन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली एजेंसी बैंकों के द्वारा जो भी पैसा रिसीव किया जाता है सरकार के बिहाफ पे, तो पर ट्रांजेक्शन उसको उसके लिए 12 रुपये दिया जाता है। ओके, इसके बाद पेंशन पेमेंट के लिए पर ट्रांजेक्शन एजेंसी बैंक को 80 रुपीज़ दिया जाता है एजेंसी कमीशन के तौर पे, और पेंशन पेमेंट के अलावा जो दूसरे तरह का पेमेंट होता है, जैसे कि सब्सिडीज़ वगैरह पे करना हो गया, कुछ रिफंड वगैरह करना हो गया, तो इसके लिए एजेंसी बैंक को पर 100 रुपीज़ के लिए 7 पैसे पे किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एजेंसी बैंक है और उसने यहाँ पे सपोज 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी प्रोवाइड किया है, तो हमने क्या बात किया कि पर 100 रुपीज़ के लिए, मतलब पर 100 रुपीज़ के लिए उसको 7 पैसे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। तो पर 100 यूनिट के लिए उसको 7 पैसे मिलता है, तो यहाँ पे टोटल यूनिट कितना है, 100 यूनिट, तो उसको कितना पैसे मिलेगा, 700 पैसे मिलेगा, राइट। मतलब कि 7 रुपीज़ उसको मिलेगा यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के लिए। समझ में आ गया। तो ये पूरा है रिवाइज्ड एजेंसी कमीशन रेट, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो गया है। तो रिसीट इन फिजिकल मोड के लिए पर ट्रांजेक्शन एजेंसी बैंकों को 40 रुपये मिलता है। रिसीट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए पर ट्रांजेक्शन एजेंसी बैंक को 12 रुपये मिलता है। पर पेंशन पेमेंट के लिए उसको 80 रुपीज़ मिलता है पर ट्रांजेक्शन, और पेंशन पेमेंट के अलावा जो दूसरा पेमेंट्स होता है उसके लिए पर 100 रुपीज़ के लिए उसको 7 पैसे के हिसाब से एजेंसी कमीशन मिलता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि एजेंसी बैंक होता क्या है, क्या इसका काम रहता है, और किस तरीके से इसको एजेंसी कमीशन पे किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ओके, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, तो भारत सरकार ने जितना भी बैंक्स है उसको रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने सभी ब्रांचेस को जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट्स में डील करता है, मतलब सरकार के बिहाफ पे वो टैक्सेस, फाइन्स, जो भी आपका ड्यूटीज़ होता है उसको कलेक्ट करता है, सरकार के बिहाफ पे वो अलग अलग तरह का पेमेंट करता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देता है, पेंशनर्स को पेंशन प्रोवाइड करता है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है बेनिफिशरीज़ को। तो यहाँ पे सरकार ने बैंकों को रिक्वेस्ट किया है कि उसका जितना सारा भी ब्रांचेस है जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है, उसको वो 31 मार्च 2026 को ओपन रखे ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो 31 मार्च 2026 को ट्यूसडे है, ये एक पब्लिक हॉलीडे है, इस दिन महावीर जयंती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने यहाँ पे बैंकों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने सभी ऐसे ब्रांचेस को ओपन रखे पब्लिक हॉलीडे होने के बावजूद भी।
सभी ऐसे ब्रांचेस को जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट्स में डील करता है। ऐसा यहाँ पे क्यों सरकार ने बोला है? देखिए 31 मार्च 2026 क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, राइट। तो 31 मार्च 2026 इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स रिसीट्स और पेमेंट से रिलेटेड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना है, वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाए और उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ पे सरकार ने बोला है बैंकों को कि उसका जितना सारा भी ब्रांचेस है जो कि गवर्नमेंट रिसीट और पेमेंट में डील करता है, उसको वो ओपन रखे 31 मार्च 2026 को। ओके, समझ में आ गया ये पूरा सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे जितना भी एजेंसी बैंक्स है, आई होप अब आपको एजेंसी बैंक समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एजेंसी बैंक बोल रही हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह के बैंक का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी एजेंसी बैंक है उसको बोला गया है कि वो अपने सभी ऐसे ब्रांचेस को जो कि गवर्नमेंट बिजनेस में डील करता है उसको वो 31 मार्च 2026 को ओपन रखे। और यहाँ पे इस दिन 31 मार्च 2026 को जो जो बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल रहेगा उसके बारे में वो लोगों को बताए, इसका पब्लिसिटी करे। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी एजेंसी बैंक्स है इन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल रहेगा। ओके, समझ में आ गया? तो 31 मार्च 2026 को जितना सारा भी ऐसा बैंक का ब्रांचेस है जो कि गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट पेमेंट में डील करता है वो ओपन रहेगा। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 6 फरवरी 2026 का है। और ये सर्कुलर किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये सर्कुलर रिलेटेड है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट से। तो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, जिसको वाइडली VRR के नाम से जाना जाता है, तो इस रूट के तहत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। बेसिकली वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के अंदर जो प्रोविजन है उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है क्या, कौन कौन सा रूट है जिसके थ्रू जो नॉन रेसिडेंट है वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के अंदर कौन कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन कौन सा एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस रूट के तहत मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए जो भी नॉन रेसिडेंट्स है जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया, एफपीआई हो गया, एनआरआई हो गया, OCI हो गया, तो जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं, नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, तो नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा भारत के अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके लिए बेसिकली 5 इन्वेस्टमेंट चैनल है। कुछ महीने पहले तक 4 इन्वेस्टमेंट चैनल था, अभी 5 इन्वेस्टमेंट चैनल है, 5 इन्वेस्टमेंट रूट है आप कह सकते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला रूट है जनरल रूट। तो जनरल रूट के तहत जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भारत के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट है इस रूट के अंदर, मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट है, उसको ध्यान में रख करके। ओके, इसके बाद जो दूसरा रूट है वो है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, और इसी रूट को लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। तो जो दूसरा रूट है वो है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, और इस रूट के तहत भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो भारत के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हालांकि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो कि जनरल रूट के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करके वो VRR के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पे इस रूट के अंदर उसको कुछ मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट है, उससे उसको छूट मिलेगा। बस एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर ये FPI इस रूट के तहत इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको यहाँ पे
एक जो रिटेंशन पीरियड होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे कम से कम कुछ समय तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज उसने इन्वेस्ट किया और कल उसने अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दिया, कल उसने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। तो अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको यहाँ पे जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसको कम से कम उतने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना होगा। ठीक है, दोनों रूट समझ में आ गया। इसके बाद जो तीसरा रूट है वो है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इन सिक्योरिटीज के अंदर नॉन रेसिडेंट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो याद रखिएगा जनरल रूट और वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट है, लेकिन फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर एज सच कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। यहाँ पे फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। इन सिक्योरिटीज के अंदर जो नॉन रेसिडेंट रहता है, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गया, और आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन हो गया। तो यहाँ पे इस रूट के अंदर जो FPI, NRI, OCI होता है वो स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद जो चौथा रूट है वो है स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो इस रूट के तहत जो एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो हमारा IFSC है, गिफ्ट IFSC, जो कि गुजरात के गांधीनगर में है। तो IFSC के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया जाता है, उस सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इस रूट के अंदर जो एलिजिबल, इस रूट के तहत जो एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद देखिए जो पांचवा रूट है जिसको अभी अभी ऐड किया गया है वो है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट रूट। तो सबसे पहले तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है? तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट होता है जो कि बेसिकली किसी फॉरेन बैंक के द्वारा किसी इंडियन बैंक के पास, कोई ऑथराइज डीलर बैंक के पास ओपन किया जाता है, ऑथराइज डीलर बैंक के पास ओपन किया जाता है। और ये किस लिए ओपन किया जाता है? तो इसको ओपन किया जाता है ताकि दो देशों के बीच में जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होता है उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज में हो सके, इसलिए इस तरह के अकाउंट को ओपन किया जाता है। और इस तरह के अकाउंट में जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पांचवा रूट है वो है स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट रूट। तो यहाँ पे इस रूट के तहत जो भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मतलब कि जो भी फॉरेन बैंक है, जो भी स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट होल्डर है, तो वो इस रूट के तहत उनका स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट में जो भी सरप्लस बैलेंस है, मतलब जो भी पैसा बच गया है, जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है, तो उसका सेटलमेंट करने के बाद जो भी अनयूज्ड बैलेंस है, तो जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अपने स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट में जो सरप्लस बैलेंस है उसको वो जो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये 5 इन्वेस्टमेंट चैनल है जिसके थ्रू नॉन रेसिडेंट भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। समझ में आ गया? और ये जो हमारा सर्कुलर जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं वो किस रूट से रिलेटेड है? ये जो दूसरा वाला रूट है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, इससे रिलेटेड ये पूरा सर्कुलर है। तो अब हम वॉलेंटरी रिटेंशन रूट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। ओके, देखिए वॉलेंटरी रिटेंशन रूट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2019 में इंट्रोड्यूस किया था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसको एक एडिशनल चैनल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जनरल रूट के अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसके पास और एक एडिशनल चैनल हो भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और VRR को इंट्रोड्यूस किया गया था मेनली वैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो कि भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ओके, तो ओवर द ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो पूरा रूट है VRR, इसके अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया, एडजस्टमेंट किया, ताकि जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो इन्वेस्टर्स है वो और भी आसानी से जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सके। ओके, नाउ यहाँ पे जो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है VRR, इसके तहत इस रूट के थ्रू कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है VRR के अंदर? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI
यहाँ पे एलिजिबल इन्वेस्टर है तो सिर्फ एफपीआई ही, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ही वीआरआर रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नाउ यहाँ पे इस रूट के अंदर कौन कौन सा एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशन 2019 के स्केड्यूल 1 के अंदर जितना सारा भी इंस्ट्रूमेंट्स है उन सब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है वीआरआर रूट के थ्रू, एक्सेप्ट जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसने कि 50% या फिर इससे कम इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसके यूनिट्स को छोड़ करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस 2019 के स्केड्यूल 1 के अंदर जितना भी इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केड्यूल 1 है, इसके अंदर जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड है ये सब एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है एक्सेप्ट ये वाला यूनिट ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच इन्वेस्ट लेस देन और इक्वल टू 50% इन इक्विटी। ओके, और इसके अलावा जो पार्टली पेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको भी छोड़ करके, ठीक है। हालांकि देखिए वैसा वैसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर यहाँ पे उसके यूनिट में भी वीआरआर रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एफपीआई के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वीआरआर रूट के तहत एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने देख लिया कौन कौन है, ठीक है। देखिए वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इसमें सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे दे करके फंड बोरो किया जाता है, और रिवर्स रेपो में क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है, सिक्योरिटीज को कोलेटरल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है और फंड लेंड किया जाता है, पैसा उधार पे दिया जाता है। तो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो रेपो और जो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो भी फंड बोरो किया जाएगा, जो भी फंड लेंड किया जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा, तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वीआरआर रूट के थ्रू तो उसके वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और उसका इस रूट के थ्रू जो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मान लीजिए कि 1000 करोड़ का है, तो यहाँ पे इसका 10% कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो वीआरआर के तहत जो भी वो रेपो ट्रांजैक्शन, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा फंड बोरो नहीं कर सकता है, लेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जैसा कि हमने बात किया था कि वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के अंदर एक रिटेंशन पीरियड होता है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 साल का रिटेंशन पीरियड है। मतलब कि अगर कोई एफपीआई है जो कि इस रूट के थ्रू एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अपना पैसा कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लिमिट है 2,50,000 करोड़ का। तो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत इसके थ्रू फॉरेन वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू जितना भी एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उन एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैक्सिमम 2,50,000 करोड़ का ही एफपीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ओके, तो ये यहाँ पे ओवरऑल लिमिट है। वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर मैक्सिमम 2,50,000 करोड़ का ही जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट है वो अलाउड है, इससे ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ये अभी यहाँ पे लिमिट दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वीआरआर से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर और देखते हैं कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए भारत के अंदर जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जो भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उसके लिए जो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है वीआरआर है, इसको लेकर के 6 फरवरी 2026 को जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को इशू किया गया था, तो उसके पार्ट के तौर पे जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज को इशू किया गया था तो उसमें वीआरआर को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हुआ था। तो क्या अनाउंसमेंट हुआ था, देखिए बेसिकली जो ये आपका स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है इसमें ये अनाउंस किया गया था कि वीआरआर के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट है तो
उसके अवेलेबिलिटी को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए, उसको प्रिडिक्टेबल करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो कि एग्जैक्टली वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और जो पूरा प्रोसेस है उसको कन्वीनियंट करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर आसानी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे कुछ कुछ अनाउंसमेंट हुआ था, बेसिकली 2 अनाउंसमेंट हुआ था। तो क्या बोला गया था कि VRR के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको जनरल रूट के तहत एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था कि VRR के तहत, वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उसको जनरल रूट के अंदर एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिमिट है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। डोंट वरी, अभी हम इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये अनाउंस किया गया था, और उसके बाद बोला गया था कि और भी कुछ कुछ एडिशनल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा वैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जो कि VRR के तहत इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे वो अनाउंस किया गया था। उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को रिव्यू किया गया है, और वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है तो उसको गवर्न करने के लिए जो पूरा फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के अंदर अभी चेंजेस लाया गया है, और यहाँ पे भी 2 मेजर चेंजेस लाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि VRR के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, तो कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट है, अभी हमने देखा था 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट है, राइट। तो VRR के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, अब उस इन्वेस्टमेंट लिमिट को जनरल रूट के तहत जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, इस रूट के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर, तो इसको जनरल रूट के तहत इन सब सिक्योरिटीज के लिए जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। देखिए बेसिकली अभी क्या है, अभी जो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है, राइट। जो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है इसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है 2.5 लाख करोड़ का। मतलब कि वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू जो भी एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम 2.5 लाख करोड़ का ही एफपीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड है, राइट। और जो जनरल रूट है, जो जनरल रूट है उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है। तो जनरल रूट के अंदर सबसे पहले तो एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर जो कुछ कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको छोड़ करके जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है वो यहाँ पे एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट है जनरल रूट के अंदर। ये हम जनरल रूट का बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, तो ये 3 एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स है जनरल रूट के अंदर, और इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट बताया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम लिमिट बताया गया है। ओके, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए क्या लिमिट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसका 6% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है वो मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज का है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किया है, और इशू करके उसने 100 करोड़ रुपीज रेज किया है, और जो भी सिक्योरिटीज है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है वो मान लीजिए 100 करोड़ रुपीज का है, तो इसका 6% कितना हो गया, 6 करोड़ रुपीज हो गया। मतलब कि इसके अंदर 6 करोड़ रुपीज से ज्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे ओवरऑल लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ओके, इसके बाद देखिए स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए क्या लिमिट है, तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक होगा उसका 2% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है वो 100 करोड़ रुपीज का है, तो इसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ के लिए अलग लिमिट है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो भी आउटस्टैंडिंग स्टॉक होगा उसका 15% से ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का आउटस्टैंडिंग स्टॉक 100 करोड़ रुपीज़ का है तो इसके अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे बेसिकली जनरल रूट के अंदर एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट दिया गया है, और ये क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, ये ओवरऑल लिमिट है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जनरल रूट के थ्रू मैक्सिमम
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसका 6% से ज़्यादा एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में ये 2% है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में ये 15% है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। तो देखिए अभी क्या होता है, मतलब अभी तक क्या रूल है कि जो VRR है, वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है, इसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है और जो जनरल रूट है, जनरल रूट के लिए अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है। अब यहाँ पे क्या किया गया है ना, अब यहाँ पे जो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको जनरल रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। ये मर्ज्ड हो गया है, मतलब कि मान लीजिए, यहाँ पे समझा देती हूँ, मतलब मान लीजिए कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ओके, कोई नहीं, मान लीजिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लीजिए 10,000 करोड़ का है, ओके, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू हुआ है। तो पहले क्या होता था, पहले ये जो 10,000 करोड़ था उसको इसके अंदर काउंट किया जाता था, जो 2.5 लाख करोड़ रुपीस है इसके अंदर काउंट किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है कि ये जो 10,000 करोड़ रुपीस है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो 6% का लिमिट है इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो सिंपली वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था इसको जनरल रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में, तो उसको जनरल रूट के तहत इन सब सिक्योरिटीज़ के लिए जो लिमिट है 6% का, 2% का, 15% का, उसके अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, एम आई क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको एक बार रिपीट करके सुन सकते हैं और या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और देखिए ये जो बेसिकली पूरा इन्वेस्टमेंट चैनल है, 5 अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट चैनल है और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको मैंने और भी डिटेल में डिस्कस किया है। जो जनवरी मंथ वाला RBI सर्कुलर है, ये मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्शन 2025, इसके अंदर तो आप चाहें तो आप यूट्यूब पे जा करके जनवरी 2025 का RBI सर्कुलर्स का लेक्चर निकाल करके ये वाला जो आपका सर्कुलर है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो सिंपली वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको जनरल रूट के तहत जो एफपीआई इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि अब वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, तो उस इन्वेस्टमेंट को ये जो 2.5 लाख करोड़ का लिमिट है, ये जो 2.5 लाख करोड़ का लिमिट है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो अलग अलग लिमिट है जनरल रूट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, उसके अंदर इसको काउंट किया जाएगा। आई होप मैं आपको अच्छे से ये वाला समझा पाई हूँ। ठीक है, तो पहला जो चेंजेस है वो समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा चेंजेस क्या है, तो हमने मिनिमम रिटेंशन पीरियड का बात किया था कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो VRR के थ्रू एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कम से कम 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो कि मिनिमम रिटेंशन पीरियड से ज़्यादा पीरियड के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखने के लिए चूज़ करता है, तो यहाँ पे अब उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब बिगनिंग में मान लीजिए कि उसने चूज़ कर लिया कि वो 5 साल तक के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखेगा या फिर 6 साल तक के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखेगा, तो यहाँ पे उसको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। मिनिमम रिटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद वो अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकता है, पोर्टफोलियो को सेल कर सकता है फुल्ली या फिर पार्टली, और वो जो पूरा ये वॉलेंटरी रिटेंशन रूट है उससे बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली मेजर चेंजेस हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डायरेक्शन है वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 तक VRR के तहत जितना भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको जनरल रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, तो उस लिमिट के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में बात किया था कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में VRR के थ्रू, तो अब क्या होगा,
उस इन्वेस्टमेंट को जो 10,000 करोड़ रुपए है उसको 2.5 लाख करोड़ का जो लिमिट था उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। उसको जो जनरल रूट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए 6% का लिमिट था उसके अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 अप्रैल 2026 तक VRR के तहत जितना भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको जनरल रूट के तहत जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसके अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक को इस सर्कुलर के बारे में जो भी उसका रिलेटेड क्लाइंट है, कस्टमर्स है, उसको इसके बारे में बताने के लिए बोला गया है। ओके, इसके बाद देखिए ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 9 फरवरी 2026 का है और ये सर्कुलर किस चीज़ से रिलेटेड है तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के अंदर जो भी बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसको लेकर के RBI का जो डायरेक्शंस है उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए तक कर दिया है। मतलब कि अब जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यूनिट है वो बैंक से 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन अवेल कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME सेक्टर है तो इस मास्टर डायरेक्शन को रेफर करने के लिए बोला गया है और यहाँ पे चीज़ों को रिव्यू किया गया है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21 और सेक्शन 35A के तहत RBI को जो पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके ये जो अमेंडेड प्रोविजन है उसको इशू किया गया है। तो जो अमेंडमेंट है वो कहाँ पे हुआ है तो MSME सेक्टर के अंदर जो लोन्स प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो कॉमन गाइडलाइंस है जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस सेक्टर के अंदर जो भी यूनिट्स है तो यहाँ पे बैंक के द्वारा ऐसे यूनिट्स को 20 लाख रुपए तक का जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए बैंक किसी भी तरह का कोलेट्रल सिक्योरिटी का डिमांड नहीं करेगा। मतलब कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यूनिट्स है वो बैंक से 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन अवेल कर सकता है। पहले ये लिमिट कितना था, पहले ये लिमिट 10 लाख रुपए था, अभी इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, ना देखिए यहाँ पे एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। तो इस स्कीम को अगस्त 2008 में लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के तहत बैंक बोरोवर को पहले लोन देता है और फिर उस लोन के ऊपर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तो बोरोवर को इस स्कीम के तहत क्यों लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि बोरोवर जो रूरल एरिया है, जो अर्बन एरियाज़ है, उसके अंदर जो नॉन फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ करके जो दूसरा एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ के अंदर वो अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, कोई स्मॉल एंटरप्राइज को सेटअप कर सके और उस एरिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होता है उसको जनरेट कर सके। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको KVIC के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो भी फाइनेंस्ड यूनिट्स है सभी यूनिट्स को बैंक 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बैंक यहाँ पे MSE सेक्टर के अंदर जितना भी यूनिट्स है उस यूनिट्स को बैंक जो 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगा उसके लिए वो किसी भी तरह का कोलेट्रल सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एट द सेम टाइम बैंक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो भी यूनिट्स है उसको भी 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। ओके, पहले ये लिमिट कितना था, 10 लाख रुपए था। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई MSE यूनिट है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छा है, तो इस केस में बैंक जो कोलेट्रल फ्री लोन लिमिट है उसको 20 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक कर सकता है, जो भी उसका इंटरनल पॉलिसी होगा उसके हिसाब से। ओके, तो अगर कोई MSE, अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज यूनिट है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छा है, तो इस केस में बैंक जो कोलेट्रल फ्री लोन
लिमिट है उसको 20 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर सकता है, 25 लाख रुपए तक कर सकता है, जो भी उसका इंटरनल पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैंक क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर का बेनिफिट अवेल कर सकता है। मतलब कि बैंक यहाँ पे जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर, तो बैंक उसका बेनिफिट अवेल कर सकता है। तो बैंक सिंपली यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है उसके तहत तो प्रोटेक्शन अवेल कर सकता है। मान लीजिए कोई बैंक है और उसने किसी एमएसई यूनिट को लोन प्रोवाइड किया, अब वो लोन रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक को जो भी लॉस होगा तो उस लॉस का एक पार्ट जो भी क्रेडिट गारंटी स्कीम होगा उस स्कीम के तहत बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा, बैंक को कंपनसेट किया जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैंक यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर के तहत जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकता है जहाँ पे भी ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, अब देखिए नियम क्या है। नियम के हिसाब से बैंक एमएसई यूनिट को 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, या जो पीएमईजीपी के तहत यूनिट्स है उसको 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, राइट। अब देखिए अगर बोरोवर, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई बोरोवर है जो कि वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से वो गोल्ड या फिर सिल्वर को कोलेट्रल के तौर पे देना चाहता है बैंक को, और वो कोलेट्रल फ्री जो लिमिट है उस लिमिट तक बैंक से लोन अवेल करना चाहता है, तो फिर इस केस में नियम का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इस केस में यहाँ पे नियम का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि बैंक ने जबरदस्ती यहाँ पे जो बोरोवर है उससे कोलेट्रल एक्सेप्ट किया है। नियम के हिसाब से बैंक को 20 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर बोरोवर अपनी मर्जी से गोल्ड या फिर सिल्वर को कोलेट्रल के तौर पे प्लेस करना चाहता है तो फिर इस केस में इसको नियम का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया गया है। कुछ महीने पहले भी एक सर्कुलर इशू किया गया था, उसमें भी इस चीज़ को क्लेरिफाई किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव डेट का अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को, और इसके बाद जितना सारा भी लोन्स होगा जो कि एमएसई बोरोवर्स को सैंक्शन किया जाएगा या रिन्यू किया जाएगा, वो सब लोन के ऊपर ये जो अमेंडेड प्रोविजन है वो लागू होगा। ओके, समझ में आ गया। तो यही पूरा सर्कुलर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 16 फरवरी 2026 का है, और ये सर्कुलर बेसिकली लीड बैंक से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। तो उसी को लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। इस सर्कुलर को समझने से पहले लीड बैंक स्कीम को हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, और उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए लीड बैंक स्कीम, जिसको वाइडली एलबीएस के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम इसका जेनेसिस का बात करें, ओरिजिन का बात करें, तो एक स्टडी ग्रुप था जिसको कि डॉक्टर DR गाडगिल जी के द्वारा हेड किया जा रहा था। तो इस स्टडी ग्रुप ने अक्टूबर 1969 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और इस स्टडी ग्रुप ने अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया था, इस रिपोर्ट में इस चीज़ के ऊपर ध्यान अट्रैक्ट किया गया था कि हमारे देश के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स का रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर उतना ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। ग्रामीण इलाके के अंदर जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर उसका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो किसान है, जो MSMEs है, उसको क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये जो स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप ने एरिया अप्रोच को रिकमेंड किया था कि हर एक बैंक को, जितना भी बैंक है, हर एक बैंक को एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉपर जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको डेवलप किया जा सके, जो प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का सिस्टम होता है उसको डेवलप किया जा सके। ओके, इसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को फॉर्म किया था, नरीमन कमेटी, जिसको कि FKF नरीमन के द्वारा हेड किया जा रहा था। तो बेसिकली इस कमेटी को फॉर्म किया गया था इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो भी ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अपना नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ा रहा था,
तो यहाँ पे उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया गया था, नरीमन कमेटी। इसको FKF नरीमन जी के द्वारा हेड किया जा रहा था। तो इस कमेटी ने नवंबर 1969 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और इस रिपोर्ट में नरीमन कमेटी ने भी जो एरिया अप्रोच है इसको सपोर्ट किया था, और बोला था कि हमारे देश के अंदर जितना भी बैंक है, हर एक बैंक को कुछ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए लीड बैंक के तौर पे। ओके, इसके बाद फिर दिसंबर 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक स्टडी ग्रुप था जिसको कि DR गाडगिल जी के द्वारा हेड किया जा रहा था। इस स्टडी ग्रुप ने अक्टूबर 1969 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और इस रिपोर्ट में पहली बार एरिया अप्रोच के बारे में बात किया गया था कि हर एक बैंक को एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बाद फिर नवंबर 1969 में नरीमन कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट के अंदर एरिया अप्रोच को सपोर्ट किया गया था, और बोला गया था कि हर एक बैंक को कम से कम कुछ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए लीड बैंक के तौर पे। और उसके बाद फाइनली दिसंबर 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जितना सारा भी स्टेक होल्डर है, सरकार, बैंक, जो भी अलग अलग एजेंसीज है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, और प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, और भी जो दूसरा सेक्टर है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, और भी जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके अंदर जो बैंक फाइनेंस का फ्लो है उसको बढ़ाया जा सके। इन सब सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक लोन्स है उसको प्रोवाइड किया जा सके, और जो पूरा हमारा रूरल सेक्टर है, रूरल सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक का रोल है, बैंक का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो उसको प्रमोट किया जा सके। ओके, तो इन सब उद्देश्य के साथ दिसंबर 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए, लीड बैंक स्कीम के तहत क्या होता है, भारत के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। अब वो जो लीड बैंक होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस जिला के अंदर लीडर के तौर पे काम करता है, और उस जिला के अंदर जो भी दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होता है, तो उन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, जो दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, किस तरीके से इन सब क्षेत्र के अंदर जो क्रेडिट फ्लो है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे जो लीड बैंक रहता है वो इन सभी प्रयासों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ओके, और यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि लीड बैंक स्कीम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रहता है उसको बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जाता है प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, लीड बैंक स्कीम के बारे में अच्छे से पता चल गया आपको, एक बेसिक आइडिया आ गया। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर एक नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया है जिसका नाम है हंसी। तो यहाँ पे क्योंकि एक नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हरियाणा के अंदर एक नए डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया है, तो यहाँ पे एक बैंक को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर उसका नाम है हंसी, और इसके अंदर किस बैंक को लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक को लीड बैंक के तौर पे हंसी के अंदर अपॉइंट किया गया है। तो जनरली देखिए, वैसे बैंक को किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर लीड बैंक के तौर पे अपॉइंट जिसका उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा ब्रांचेस है, ज़्यादा प्रेजेंस है। ओके, इसके बाद देखिए, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कोड अलाउड किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट को। तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वर्किंग कोड अपॉइंट किया गया है, अलाउड किया गया, वो क्या है, 02V। ओके, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो लीड बैंक्स है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। समझ में आ गया, सिंपल सा सर्कुलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 18 फरवरी 2026 का है और ये सर्कुलर बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस सर्कुलर में सिंपली बोला गया है, ये फैसला लिया गया है कि जितना सारा भी OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस होता है, अब हर एक OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस के लिए यूनिक ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफायर UTI असाइन किया जाएगा। ओके, तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस होता क्या है। ऑलरेडी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ये इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ये करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकता है। ओके, तो ये डेरिवेटिव होता है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं डेरिवेटिव का कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है और कोई यूएस कंपनी है। तो इंडियन कंपनी ने यूएस कंपनी से कुछ सामान खरीदा था और इंडियन कंपनी को यूएस कंपनी को पे करना है आज से 3 महीने के बाद। मान लीजिए कि $10,000 इसको पे करना है। ओके, अब देखिए अभी जो एक्सचेंज रेट है वो अगर मान लीजिए कि 83 रुपीज़ पर $, है। ओके, तो अभी अगर इंडियन बैंक को यूएस बैंक को अभी अगर इंडियन कंपनी को यूएस कंपनी को पे करना होगा तो 83 रुपीज़ पर $, के हिसाब से वो $10,000 पे कर देगा। लेकिन अभी तो इंडियन कंपनी को पे करना नहीं, आज से 3 महीने के बाद पे करना है। जनरली ट्रेड में तो ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे अब इस इंडियन कंपनी को लग रहा है ना कि आज से 3 महीने के बाद जो यूएस का प्राइस है, $, का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि 83 रुपीज़ पर $, के जगह पे 85 रुपीज़ पर $, या 89 रुपीज़ पर $, हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लॉस हो सकता है इस केस में उसको, मतलब मान लीजिए कि आज 83 रुपीज़ पर $, के हिसाब से इसको $10,000 पे करना पड़ेगा। अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो आगे चल करके तो इसको मान लीजिए 88 रुपीज़ पर $, के हिसाब से $10,000 पे करना पड़ेगा यूएस कंपनी को, तो इसको तो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इसको जो पोटेंशियल नुकसान हो सकता है उससे अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करता है, ये अपने बैंक के पास जाता है और बैंक के साथ ये एक एग्रीमेंट कर लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तय होता है कि आज से 3 महीने के बाद बैंक इसको $10,000, बैंक इंडियन कंपनी को $10,000 83 रुपीज़ पर USD के हिसाब से ही देगा। डजेंट मैटर कि उस समय जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है। ओके, अब मान लीजिए ना कि आज से 3 महीने के बाद सच में ये आपका डॉलर का प्राइस है वो सच में इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि आज से 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ मान लीजिए कि 88 रुपीज़ पर $, हो गया, जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर हो गया। तो इस केस में अब यहाँ पे इंडियन कंपनी को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। तो अब इसके ऊपर अभी भी 83 रुपीज़ पर $, के हिसाब से ही ये $10,000 पे करेगा यूएस कंपनी को। ओके, क्योंकि इसने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो आपका $, और इंडियन रुपीज़ का एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको एक बेसिक आइडिया के लिए। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब देखिए अगर ये जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो इसको 88 रुपीज़ पर $, के हिसाब से $10,000 पे करने का बर्डन आता है इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने अपने बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो यहाँ पे अब डजेंट मैटर कि मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो 88 रुपीज़ पर $, का है। यहाँ पे ये 83 रुपीज़ पर $, के हिसाब से $10,000 यूएस कंपनी को पे कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ये डेरिवेटिव होता है। नाउ देखिए OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो OTC का मतलब क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन ऐसा डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होता है, बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं रहता है, किसी भी तरह का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं रहता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में बैंक और जो इंडियन कंपनी है उसके बीच में ये डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो गया। समझ में आ गया, एक बेसिक आइडिया आ गया। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। ओके,
नाउ देखिए, सबसे पहले तो ये जो यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है यूटीआई, ये होता क्या है? तो ये एक स्पेशल यूनिक कोड होता है जो कि हर ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को असाइन किया जाता है। तो ये जो आपका यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है, ये वन ऑफ द की डेटा एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल ग्लोबली किया जाता है। जो ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका रिपोर्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ताकि जो भी पॉलिसी मेकर है वो यहाँ पे इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको वो ट्रैक कर सके, उसको वो मॉनिटर कर सके, और यहाँ पे जो ओवरऑल पूरा ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट है उसका पॉलिसी मेकर के पास एक कंप्लीट व्यू हो, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, देखिए जो भी डेरिवेटिव होता है ना उसका अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स होता है और उसके आधार पे अलग अलग टाइप का डेरिवेटिव्स होता है। तो करेंटली जितना भी तरह का ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे कि आपका रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो गया, तो आपको इसके नाम से पता चल रहा है रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो ये बेसिकली बेस्ड है इंडियन रुपीज़ में जो इंटरेस्ट रेट्स रहता है उस पर बेस्ड है ये। इसके बाद है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसका जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो क्या है? इसका जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। इसके बाद आपका यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया आपका ये फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव। तो इसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल में बात किया था डेरिवेटिव का, वो क्या था? वो एक फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव ही था। इसके बाद है फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो ये बेसिकली बेस्ड होता है जो फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट रेट्स होता है उसके ऊपर। इसके बाद है क्रेडिट डेरिवेटिव्स। तो ये बेस्ड होता है जो भी आपका बॉरोवर रहता है, बॉरोवर का जो क्रेडिट रिस्क रहता है उस पर बेस्ड इस तरीके का डेरिवेटिव्स होता है। तो करेंटली यहाँ पे जितना भी तरह का ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स है ये सब, तो उसका रिपोर्टिंग ट्रेड रिपोजिटरी को होता है। और ट्रेड रिपोजिटरी को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे अभी क्या डिसाइड किया गया है? तो अभी डिसाइड किया गया है कि ये सब जो ट्रांजेक्शन है, ये जितना सारा भी ट्रांजेक्शन है, सभी ट्रांजेक्शन के लिए, सभी तरह के ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए जो यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर होता है, ये जो यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर होता है वो असाइन किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया अभी क्या फैसला लिया गया है? तो हर ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेड के लिए एक यूनिक कोड असाइन किया जाएगा ताकि उस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके, ट्रैक किया जा सके और उसको रिपोर्ट किया जा सके। ओके, और यहाँ पे ये जो ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए ये जो पूरा यूटीआई है, यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है। तो पूरा फ्रेमवर्क को तो हम नहीं पढ़ेंगे, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कब से एप्लीकेबल होगा? तो 1 जनवरी 2027 से ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1 जनवरी 2027 से ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2027 या इसके बाद जितना सारा भी ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए यूटीआई असाइन किया जाएगा, यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर असाइन किया जाएगा। ओके, ये जो डायरेक्शन है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45U और सेक्शन 45W और सेक्शन 45U के तहत इशू किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सबके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंदर यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर यूटीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ये एक यूनिक कोड होता है जो कि हर एक ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए असाइन किया जाता है। और यहाँ पे असाइन किया जाता है ताकि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जितना सारा भी ट्रांजैक्शन होगा जो कि डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होगा, कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सभी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे ये जो यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है वो जनरेट किया जाएगा और उसका रिपोर्टिंग होगा। ओके, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कब से एप्लीकेबल होगा? तो 1
जनवरी 2027 को और इसके बाद जितना सारा भी OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होगा उन सब के ऊपर ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब कि 1 जनवरी 2027 को और इसके बाद जितना सारा भी OTC डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए अनिवार्य रूप से ये जो यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर है वो असाइन किया जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे ये जो UTI होगा इसको जनरेट कैसे किया जाएगा, तो UTI टेक्निकल गाइडेंस के हिसाब से इसको जनरेट किया जाएगा। और इसको इशू किसके द्वारा किया गया है UTI टेक्निकल गाइडेंस को, तो CPMI कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO के द्वारा इसको इशू किया गया है फरवरी 2017 में। तो इसके अकॉर्डिंगली जो UTI है इसको जनरेट किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर होगा इसके अंदर मैक्सिमम 52 कैरेक्टर्स हो सकता है। इसके अंदर मैक्सिमम 52 कैरेक्टर्स हो सकता है। और यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या होगा, तो देखिए जो भी जनरेटिंग एंटिटी होगा, मतलब कि जैसे कि OTC डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जो भी पार्टीज होगा उसके अंदर, तो जिस भी पार्टीज के द्वारा ये जो आपका UTI है वो जनरेट किया जाएगा, तो जो भी जनरेटिंग एंटिटी होगा उसका जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होगा वो इसके अंदर होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, एक यूनिक कोड होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये 52 कैरेक्टर का है। ओके, तो इसमें जो भी पार्टी, जो भी काउंटर पार्टी ये जनरेटिंग एंटिटी होगा जो कि UTI को जनरेट कर रहा होगा, तो उसका यहाँ पे जो 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है वो होगा और उसके बाद यहाँ पे एक यूनिक कोड होगा। ठीक है, और ये हर एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक रहेगा, हर एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक रहेगा। और वो पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वो जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है उस डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का जो पूरा लाइफ साइकिल है उस पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वो सेम रहेगा। मान लीजिए कोई OTC डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके लिए एक कोड को असाइन कर दिया गया है, तो ये कोड अब इस डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए जब तक ये डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है उसके लिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार ये बदल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1 जनवरी 2027 को और इसके बाद जितना सारा भी OTC डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए जो UTI है, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, तो 1 जनवरी 2027 को और इसके बाद जितना सारा भी OTC डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होगा तो हर एक OTC डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर को असाइन किया जाएगा ताकि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके और इसको ट्रैक किया जा सके, इसका रिपोर्टिंग हो सके। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी सर्कुलर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होगा। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।